नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। अगली कक्षा में हम बात करेंगे अध्याय 6 से। अध्याय 6 जो कि लोक अदालत के बारे में बताता है। तो हम लिखते हैं अध्याय 6, अध्याय 6 लोक अदालतें। इसके अंतर्गत जो हमको धाराएं पढ़नी है वो धारा 19 से लेकर के धारा 22 तक इसके अंतर्गत पढ़ना है। यानी कुल जो धाराएं हैं वो धाराएं हमको पढ़नी है। इसमें धाराएं वो पढ़नी है 4 धाराएं। ठीक है, टोटल 4 धाराएं ही पढ़नी है लोक अदालत के विषय में। अब सबसे पहली धारा जो है धारा 19, जहां से लोक अदालत शुरू होगा। और धारा 19 कहता है लोक अदालत का आयोजन। धारा 19 ये संबंधित है लोक अदालत का आयोजन। लोक अदालत का आयोजन कैसे किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमको सबसे पहले समझना है कि लोक अदालत का आयोजन कौन करेगा। तो सबसे पहला तो राज्य प्राधिकरण जो है यानी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण वो लोक अदालत का आयोजन कर सकती है। तो उसको लिख लेते हैं क्योंकि यहां से प्रश्न पूछेगा और आपको ऐसा लगेगा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण भी कर सकती है, नहीं कर सकती, या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कौन सा भाग लोक अदालत का आयोजन करेगा। तो वहां से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस वजह से इसको लिख लेते हैं। सबसे पहला लोक अदालत का आयोजन करने वाला जो संस्था है वह है राज्य प्राधिकरण। आयोजन कौन करेगा। सबसे पहला कर सकता है कौन, राज्य प्राधिकरण। दूसरा जो जिला स्तर का है उसको कहेंगे हम जिला प्राधिकरण। ठीक, तीसरा नंबर पॉइंट जो लोक अदालत का आयोजन कर सकता है वह है उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति। विधिक सेवा समिति। यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, जो चीजें मैं बताऊंगा उसको अभी इसमें इसको याद करने का भी ट्रिक बता दूंगा ताकि आपको ध्यान रहे, परेशान ना होना पड़े। फिर अगला जो संस्था है जो कि या फिर जो लोक अदालत का आयोजन करने वाला जो इंस्टीट्यूट है वह होगा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति। इसके बाद जो है वह है तालुक विधिक सेवा समिति। हमने कितनी समितियों के बारे में पढ़ा था, 3 समिति के बारे में ही पढ़ा था। पहला राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है वह उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति गठित करता है। राज्य प्राधिकरण है वह उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति गठित करता है। यानी एक तो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर है और एक है जो कि हाई कोर्ट के लेवल पर है। फिर जो जिला न्यायालय है उसके अंतर्गत तालुक विधिक सेवा समिति गठित की जाती है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमने प्राधिकरण कितने पढ़े थे, प्राधिकरण पढ़े थे 3, एक राष्ट्रीय और एक राज्य और एक जिला।
तो यहां पर आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय प्राधिकरण को छोड़ करके अभी तक हमने जितने भी संस्थाएं पढ़ी हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट पढ़े हैं, वे सभी लोक अदालत का आयोजन कराने में सक्षम हैं। ठीक, अब सवाल आपके मन में कुछ ऐसा आएगा कि जिसको कि आप थोड़ा जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि अगर राज्य प्राधिकरण कहीं पर लोक अदालत का आयोजन करा रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राज्य के अंतर्गत आने वाले, राज्य प्राधिकरण के स्तर पर हो रहा है, यानी राज्य के अंतर्गत आने वाले मामले उसमें निपटाए जा सकते। उसी प्रकार से जिला प्राधिकरण अगर गठन वो लोक आयोजन कर रही लोक अदालत का, तो जिला न्यायालय के अंतर्गत आने वाले मामले उसमें निपटाए जा सकते हैं। तो ये बातें थोड़ी सी आपको समझ में आनी चाहिए। अब दूसरी बात कि ये आयोजन का स्थान क्या होगा और कितने समय होगा, कितने समय अंतराल पर होगा, प्रत्येक महीने होगा। ध्यान रखिएगा, लोक अदालत जो है कोई स्थायी कोर्ट नहीं है, इसका आयोजन बीच बीच में होता रहता है। लोक अदालत बनाने का उद्देश्य क्या है कि जो भी मामले कोर्ट में पेंडिंग है वे बड़े लंबे समय तक चलते हैं। अगर उसको आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है तो उसका एक तरीका बनाया गया कि लोक अदालत में उसे आपसी सहमति से सुलझा दिया जाए। तो अब आपके सामने दूसरा प्रश्न जो कि इसके अंतर्गत आपसे या फिर आपको जानकारी होनी चाहिए, वह है समय अंतराल। कितने समय के अंतराल के अंतर्गत लोक अदालत अंतराल आयोजित की जाएगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि कौन से स्थान पर यह आयोजित की जाएगी। तो समय अंतराल जैसी आवश्यकता हो वैसा निश्चित किया जाएगा, आवश्यकतानुसार। स्थान भी सुविधा अनुसार निश्चित किया जाएगा। कौन निश्चित करेगा? जो भी लोक अदालत का आयोजन कराने वाली संस्था है वही इसको निश्चित करेगी कि लोक अदालत कब आयोजित करना है, कितने समय अंतराल के में करना है, कितना टाइम ड्यूरेशन के बीच में गैप में करना है और कौन से स्थान पर करना है। यह जानकारी कौन करेगा, कौन निश्चित करेगा? तो वही करेगा जो लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। और यहां पर लोक अदालत का आयोजन करने वाली संस्थाओं की संख्या कितनी है? तो वह है 5। जो भी लोक अदालत का आयोजन करेगा वह समय अंतराल निश्चित करेगा, समय घोषित भी करेगा कि लोक अदालत आयोजित हो रही है, और स्थान जो भी सुविधा अनुसार स्थान होगा उसका चयन भी कर देगा। ये सब चीजें लिखी है धारा 19 की उपधारा 1 के अंतर्गत। अब हम देखेंगे धारा 19 की उपधारा 2, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि लोक अदालत का गठन कैसे होगा, यानी लोक अदालत में जो लोग काम करने वाले हैं, लोक अदालत भी एक अदालत है, तो उसकी संरचना कैसी होगी वह हम देखेंगे उपधारा 2 में। धारा 19 की उपधारा 2 यानी लोक अदालत की संरचना। तो सबसे पहला व्यक्ति तो होगा जिसमें, पहले व्यक्ति जो होगा जिसमें कौन होगा शामिल? तो जो भी जिस क्षेत्र में लोक अदालत आयोजित हो रही है, जिस भी क्षेत्र में हो रही है, मान लीजिए जिला स्तर पर हो रहा है, ठीक, तो जिस क्षेत्र में के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर लोक अदालत आयोजित की जा रही है, मान लेते हैं जिला स्तर पर हो तो जिला के अंदर, राज्य स्तर पर हो रही है तो राज्य के अंदर, तालुक स्तर पर हो रही है तो तालुक के अंदर, ठीक।
तो उस क्षेत्र के अंदर आने वाला जो न्यायिक अधिकारी होगा, सामान्य तौर पर आप क्या बोल सकते हैं, जज, जो भी न्यायाधीश होगा, तो सामान्य तौर पर आप बोलेंगे न्यायिक अधिकारी होगा वह इसका उसको इसके अंतर्गत रखा जाएगा। तो पहला नंबर पॉइंट लिखता हूं, न्यायिक अधिकारी। अब न्यायिक अधिकारी भी दो तरीके का हो सकता है। पहला, या तो वो न्यायिक अधिकारी अभी काम कर रहा है यानी सेवारत है यानी कार्यकालीन है, या सेवानिवृत्त हो चुका है, तो यह दोनों ही इसके अंतर्गत आएंगे। यानी कार्यरत भी आएगा यानी जो काम कर रहा है अभी वर्तमान में, और सेवानिवृत्त भी हो चुका है वो भी। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार का जो इसमें सदस्य होंगे या फिर लोग होंगे, उनको आपके अधिनियम में लिखा है, ये दूसरे प्रकार के लोग कहे जाएंगे अन्य व्यक्ति। अन्य व्यक्ति कौन होंगे, इसके विषय में कुछ विशेष बातें हमको ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहला बात तो यही है कि अन्य व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, या फिर न्यायिक अधिकारी की संख्या कितनी होगी। कौन न्यायिक अधिकारी आएगा, मान लेते हैं एक जिले के अंदर हो रहा है, उस जिले के अंदर सेवानिवृत्त और सेवारत जो न्यायिक अधिकारी हैं उनकी संख्या है 15, तो क्या 15 के 15 आएंगे, नहीं आएंगे। 15 के 15 उस लोक अदालत में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। अन्य व्यक्ति की संख्या कितनी होगी, यानी न्यायिक अधिकारी की संख्या और अन्य व्यक्तियों की भी संख्या कौन निर्धारित करेगा। तो इसको निर्धारित करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, जो लोक अदालत का आयोजन कराने वाला है उसको। राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा वे निर्दिष्ट किए जाएंगे। यानी जो भी यहां पर आपने देखा जो 5 प्रकार के संगठन हैं जो लोक अदालत का आयोजन करा रहे हैं, तो ये जो संख्या निर्धारित करने की जिम्मेदारी किसकी है, आयोजन कराने वाले की। लेकिन जाहिर सी बात है कि अन्य व्यक्ति में कौन होगा उसकी कुछ योग्यताएं भी होनी चाहिए, ठीक, कुछ तो योग्यताएं होनी चाहिए। तो अगर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा कोई लोक अदालत आयोजित किया जा रहा है, तब की स्थिति में अन्य व्यक्ति का अनुभव या फिर उसकी अर्हताएं जो होगी वह केंद्र सरकार द्वारा निश्चित की जाएंगी, ठीक। इसको हम पढ़ेंगे उपधारा 3 में। धारा 19 की उपधारा 3 ये बताएगा अन्य व्यक्ति के विषय में। अन्य व्यक्ति कौन है, जो कि यही लोक अदालत में बैठने वाला व्यक्ति है। अन्य व्यक्ति कौन है, अगर यहां पर मामला ऐसा कोई मामला है जब आयोजन जो है लोक अदालत का आयोजन कौन कराने वाला है, तो ये कराने वाला है उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो विधिक सेवा समिति है। तब तो आयोजक जो है वह है उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, ठीक। आयोजक कौन है, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति है। तब की स्थिति में जो ये अन्य व्यक्ति है, इस अन्य व्यक्ति का जो अर्हता होगा या
अन्य व्यक्ति के अनुभव के बारे में कोई अनुभव अगर निश्चित करना चाहे तो ये सब निर्धारित कौन करेगा? तो ये सब निर्धारित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वो है केंद्र सरकार की। लेकिन केंद्र सरकार स्वयं से इसकी अर्हता को निर्धारित नहीं करेगा। जब भी अर्हता का बात आएगा तब वह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से सलाह लेगी। अब आपके मन में एक सवाल ही आएगा कि भाई इसकी योग्यता कौन निर्धारित करेगा? तो इसकी योग्यता यानी क नंबर पॉइंट जिसमें न्यायिक अधिकारी है, न्यायिक अधिकारी की योग्यता जो है वो पहले से ही निर्धारित है कि वह न्यायिक अधिकारी ही होना चाहिए। हाँ, न्यायिक अधिकारी की संख्या का निर्धारण कौन करेगा? आयोजक करेगा। या अन्य व्यक्ति की संख्या का निर्धारण कौन करेगा? आयोजक करेगा, यानी जो आयोजन कराने वाला है। लेकिन अन्य व्यक्ति की अर्हता या अनुभव का निर्धारण कौन करेगा? तो अगर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति कोई लोक अदालत वो कर रही है, आयोजित करवा रही है, तब वहां पर केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। एक्चुअल में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है मिलकर के इसको निर्धारित करते हैं। मुख्य न्यायाधीश इस पर सलाह देते हैं कि कैसे लोगों को इसमें रखना चाहिए अन्य व्यक्ति में। ठीक। लेकिन अगर मान लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति इसका आयोजन नहीं कर रही, तो अगर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति आयोजन नहीं कर रही है तब कौन आयोजन कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति को हटा के सब, जैसे राज्य प्राधिकरण, जैसे जिला प्राधिकरण, जैसे तालुक विधिक सेवा समिति, जैसे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, ये 4 प्रकार बच गए, ये 4 लोग बच गए, 4 संगठन बच गए। तो इसका मतलब अगर आयोजक उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का न हो तब की स्थिति में जो अन्य व्यक्ति की अर्हता कौन निर्धारित करेगा, कैसे निर्धारित होगा, उसको हम पढ़ेंगे धारा 19 की उपधारा 4 में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अन्य व्यक्ति के बारे में। थोड़ा ऊपर ही कर लेता हूं, फिर नीचे ले आएंगे। ठीक, अन्य व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। और अन्य व्यक्ति के बारे में क्या पढ़ रहे हैं? तो इसकी पहली बात तो इसके कौन अन्य व्यक्ति है? तो अन्य व्यक्ति कौन है? तो जब आयोजक जो है वो सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति नहीं है, अर्थात आपको समझाने के लिए बता देता हूं फिर कौन है। तो फिर कौन है? राज्य प्राधिकरण है, या जिला प्राधिकरण है, या जो उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति है, या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति है, या तालुक विधिक सेवा समिति है। ये चारों है। अगर सुप्रीम कोर्ट वाला मामला यहां से हट गया तब ऐसे अन्य व्यक्ति की अर्हता का निर्धारण कौन करेगा? अनुभव का निर्धारण कौन करेगा? तो अर्हता और अनुभव इसका निर्धारण करने की जिम्मेदारी दी गई है राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन राज्य सरकार स्वयं से इसका निर्धारण नहीं करेगी। किसकी सलाह पर करेगी? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब हम देखेंगे अगला। इसको नीचे कर दिया। अब यहां तक बात समझ में आ गई।
अब थोड़ा जो बात समझना है वो थोड़ा टेक्निकल सा बात समझना है। टेक्निकल सा बात ये समझना है कि किसी लोक अदालत को उस न्यायालय की जिस लोक अदालत आयोजित की जाती है, मतलब यह समझना है कि कोई भी लोक अदालत आयोजित किया जा रहा है, उस लोक अदालत में कौन कौन से विषय सुने जा सकते हैं या लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र क्या होगा, इसको समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा धारा 19 की उपधारा 5। और धारा 19 की उपधारा 5 तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक, तो हमको समझ में आएगा। सबसे पहला आईपीसी इंडियन पिनल कोड की एक धारा है जिसको धारा कहते हैं धारा 320, ठीक, इसको ध्यान रखिए। इससे पहले एक चीज और ध्यान रखिए कि दो तरीके के अपराध न्यायालय के अंतर्गत सुने जाते हैं, मतलब और भी होते हैं, लेकिन दो प्रकार के अपराधों को जानना यहां पर जरूरी है। एक अपराध होता है जिसको कहेंगे आप शमनीय अपराध, और एक अपराध कहेंगे जिसको आप कहेंगे अशमनीय अपराध। शमनीय अपराध और अशमनीय अपराध क्या है? तो शमनीय अपराध वो अपराध होते हैं जिन अपराधों में व्यक्ति खुद ही चाहे तो उसे क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है, ठीक, यानी क्षमनीय अपराध क्या होते हैं? तो क्षमा के योग्य होते हैं। और अशमनीय अपराध ऐसे होते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, यानी इसमें क्षमा नहीं दी जा सकती। सामान्य तौर पर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, इसको गंभीर प्रकृति क्षमा नहीं दी जा सकती, सामान्य तौर पर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसे अपराधों को शमनीय अपराध में गिन सकते हैं जो अपराध व्यक्ति के विरुद्ध होते हैं, और ऐसे अपराधों को अशमनीय अपराध में गिन सकते हैं जो कि सरकार के विरुद्ध होते हैं। क्लियर है? जो व्यक्ति के विरुद्ध होते हैं उसे शमनीय अपराध कहेंगे, और जो सरकार के विरुद्ध होते हैं उसे अशमनीय अपराध कहेंगे। सामान्य तौर पर समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, मैंने किसी का जान ले लिया, मर गया वो आदमी, तो मेरा अपराध व्यक्ति के खिलाफ हुआ या सरकार के खिलाफ? तो मेरा अपराध हुआ सरकार के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वह आदमी जो व्यक्ति था, वह व्यक्ति क्या था? राष्ट्र के लिए एक संसाधन था, उस संसाधन को मैंने खत्म कर दिया। आप अगर इतना डीप में नहीं जाना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये समझिए कि जो क्षमा योग्य हैं, जैसे मान लेते हैं मैं किसी पर मानहानि का केस किया, अब मानहानि का केस करने के बाद क्या हुआ? केस चल रहा है, मैं चाहूं तो उसे क्षमा भी कर सकता हूं। मेरी किसी से मारपीट हो गई, उसने मुझे एक थप्पड़ मार दिया, मैंने उसके ऊपर केस कर दिया, मुकदमा कर दिया, अब मैं चाहूं तो उसे क्षमा भी कर सकता हूं। कोई मेरी गाड़ी चुरा के ले गया, चोरी का अपराध बना, मुकदमा चल रहा है, अब मैं चाहूं तो उसे क्षमा भी कर सकता हूं। ठीक, तो इस तरीके के अपराध जो हैं वो शमनीय अपराध हैं। लेकिन कोई हत्या कर दे, कोई बलात्कार कर दे, ऐसे अपराध क्या होंगे? शमनीय अपराध नहीं होंगे। ठीक, अब शमनीय अपराध और अशमनीय अपराध को और समझना है तो आईपीसी की धारा 320 में जो भी अपराध शामिल हैं, आईपीसी की धारा 320 के अंतर्गत जो भी अपराध शामिल होंगे वो होंगे शमनीय। शमनीय का मतलब एक और भी चीज समझ सकते हैं जिसमें कोर्ट समन भेज सकती है ऐसा, लेकिन उतना मत समझिए। ठीक,
और जो 320 में शामिल नहीं है वो अपराध कैसे होंगे? अशमनीय अपराध होंगे। ठीक, तो आप धारा 320 आईपीसी का 320 भी याद रख सकते हैं। समनीय अपराध यानी क्षमा योग्य अपराध, अशमनीय अपराध मतलब अक्षम्य अपराध जिसको कि क्षमा नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो अब इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे धारा 19 की उपधारा 5। धारा 19 की उपधारा 5 कहता है कि लोक अदालत को उस न्यायालय के जिसके लिए लोक अदालत आयोजित की जाती है वैसा वैसा 3-13 पूछना यह चाहता है लोक अदालत कौन कौन से मामले सुन सकता है। कौन कौन से मामले सुन सकता है? सुन सकता नहीं, मामले पर विचार कर सकता है, विचार कर सकता है, ये सवाल है और इसी का उत्तर हम पढ़ेंगे धारा 5 की, धारा 19 की उपधारा 5। तो बता रहा हूं इसको क्योंकि थोड़ा गंभीर है। संबंध उचित मामले, चलिए सबसे पहला बात देखते हैं कि पहली बात तो आप देखिए कि लोक अदालत का आयोजन कौन करा रहा है। तो लोक अदालत का आयोजन करा रही है राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति। यहां पर जब उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति कोई आयोजन कराएगी लोक अदालत का, वहां पर सुना जाएगा केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में के लेवल का केस हो। जब राज्य प्राधिकरण गठन वो कराएगी, आयोजन कराएगी या उच्च न्यायालय विधिक सेवा आयोजन कराएगी लोक अदालत का, तो वहां पर केसेस कौन से सुने जाएंगे? जो कि हाई कोर्ट के स्तर के हों। जब जिला प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति इसका आयोजन कराएगी, इसका मतलब वहां पे कौन से केस सुने जाएंगे? जो कि जिला न्यायालय के स्तर के हों। ठीक, या अब हम समझने की कोशिश करते हैं लोक अदालत में कौन कौन से मामले पर विचार किया जा सकता है। तो सबसे पहला मामला जो है वह है न्यायालय के समक्ष, जो भी है वो सब होगा न्यायालय के समक्ष। पहला, न्यायालय के समक्ष लंबित मामले। लंबित मामले का मतलब क्या है? लंबित मामले का सामान्य सा मतलब है कि न्यायालय में केस फाइल हो चुका है और उस पर कार्यवाही चल रही है। क्लियर है? न्यायालय में केस फाइल हो चुका है और उस पर कार्यवाही चल रही है, वैसे मामलों को कहते हैं लंबित मामले और इस लंबित मामले पर लोक अदालत सुनवाई कर सकती है। दूसरा जो है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये इसको पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ध्यान रखिएगा। इसको आगे आने वाले, अभी आगे जब बढ़ेगी तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी चीज। दूसरा विषय कहता है कि ऐसे मामले जो कि उस न्यायालय की अधिकारिता में तो आते हैं लेकिन उसके सामने अभी तक पेश नहीं किया गया, मतलब न्यायालय के जुरिस्डिक्शन में तो आते हैं लेकिन अभी तक उसके सामने केस फाइल नहीं हुआ है। तो दूसरा मामला ऐसा मामला होगा जो कि इसके लिए केस है दूसरा मामला का
कि न्यायालय के अधिकारिता में है, लेकिन केस जो है फाइल नहीं हुआ है, यानी मुकदमा नहीं हुआ है। क्लियर है? पहला मामला तो ऐसा हमने पढ़ा जिस पर केस चल रहा है, मुकदमा हो चुका है। दूसरा मामला ऐसा पढ़ा जिसमें कि उस न्यायालय की अधिकारिता में तो है लेकिन उस पर केस फाइल नहीं हुआ है। समझने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि आगे रुलाने वाला है ये पॉइंट। अब देखते हैं, ऐसा कोई मामला देखते हैं जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार से संबंधित हो। ठीक, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है और उस मामले को वह लोक अदालत में पेश करना चाहता है। ठीक, पेश मतलब वो फाइल करना चाहता है केस, मतलब मुकदमा करना चाहता है उस मामले में। तो कहां मुकदमा करेगा? तो जो संविधान के मौलिक अधिकार का संरक्षक है कौन? उच्चतम न्यायालय या तो उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट। तो वहां वो केस कर सकता है, लेकिन अभी तक केस उसने किया नहीं है। तो चाहे तो डायरेक्ट वह सुप्रीम कोर्ट में केस ना करके, हाई कोर्ट में केस ना करके, वो सीधे सीधे लोक अदालत में भी अपनी बात रख सकता है। यानी वहां पर लंबित मामला नहीं है, अभी तक कुछ शुरू भी नहीं हुआ है। शुरू होने से, शुरुआत से पहले ही वो डायरेक्ट लोक अदालत जा सकता है। अगर मान लेते हैं कोई जिला न्यायालय, जिला प्राधिकरण जो है वह लोक अदालत का आयोजन करा रही है, और जिला प्राधिकरण जब लोक अदालत का आयोजन कराएगी, मतलब जिला प्राधिकरण जब भी लोक अदालत का आयोजन कराएगी, इसका मतलब जिला न्यायालय के मामले उसमें सुने जाएंगे। और अगर कोई जिला न्यायालय का अधिकार है कि वह 50 लाख रुपए तक का कोई मामला सुन सकता है, उससे ऊपर का नहीं सुन सकता। और कोई मामला है जो कि अभी फाइल नहीं हुआ है और लेकिन 50 लाख से नीचे का है, तो व्यक्ति चाहे तो सीधे जिला न्यायालय में केस को फाइल न करके, चाहे तो लोक अदालत में ही फाइल कर सकता है। यह मैं कहना चाहता हूं। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए कि जिला न्यायालय में फाइल न करके लोक अदालत में ही फाइल कर दे। लोक अदालत में क्यों फाइल कर पा रहे हैं? क्योंकि पहला कंडीशन, क्या वह लोक अदालत के अधिकारिता में है। मतलब लोक अदालत अगर मान लेते हैं जिला प्राधिकरण करा रहा है, मतलब जिला न्यायालय में जो भी केस होंगे वो सुने जाएंगे। तो कौन कौन से कंडीशन है जब वो जो भी जिला न्यायालय है वो 50 लाख से नीचे तक या 50 लाख तक का मामला सुन सकता है, 50 लाख या उससे नीचे का। अगर कोई मामला है जो कि 50 लाख या उससे नीचे का है, इसका मतलब वो जिला न्यायालय की अधिकारिता में है। पहला बात हो गया। दूसरा कि यह मामला इसके पास लंबित है या नहीं। लंबित रहेगा मतलब उसके अधिकारिता में है, तभी वो फाइल हो पाएगा, तो भी ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन ये है कि वो फाइल नहीं किया गया है, मुकदमा नहीं किया गया, तो फिर कहां? सीधे सीधे ये लोक अदालत में। क्लियर है? चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई। धारा 5 का सेकेंड नंबर पॉइंट। ठीक, अब इन दो मामलों की जब लोक अदालत सुनवाई करेगा, तो इन दोनों मामलों में लोक अदालत, दोनों मामले मतलब या तो लंबित है या तो अधिकारिता में है लेकिन मुकदमा नहीं हुआ, तब ऐसी स्थिति में लोक अदालत क्या करेगा? दो चीजें कर सकता है इसकी सुनवाई के बाद। पहला चीज तो कर सकता है वह क्या बोलेंगे उसको, समझौता, आपसी समझौता की बात करेगा, आपसी समझौता कराएगा। और दूसरा वह
निर्णय देगा। आपसी समझौता होने के बाद निर्णय देगा। ठीक। अब यहां पर एक सवाल आता है जो कि अभी पहले पढ़ चुके हैं। वो कहता है कि कोई भी लोक अदालत हो, कैसा भी मामला हो, शमनीय हो, मतलब कोई भी मामला हो, जैसा भी मामला हो, मान लेते हैं एक जिला न्यायालय, इस जिला न्यायालय दोनों तरीके के मामलों को सुन सकता है, एक तो शमनीय और एक अशमनीय। ठीक, दोनों तरीके के मामलों को सुनने के लिए सक्षम है जिला न्यायालय। लेकिन जब लोक अदालत किसी मामले की सुनवाई करेगा, लोक अदालत को ऐसे अपराध जो किसी विधि के अधीन शमनीय नहीं है, किसी मामले की वजह अधिकारिता नहीं हो। ठीक, तो लोक अदालत जब भी मामले की सुनवाई करेगा तो एक कंडीशन है, वो तो ये तो बता दिया मैंने कि लंबित मामला हो, अधिकारिता में आता हो, मुकदमा नहीं हुआ हो तो भी सुन सकता है, समझौता कराने की कोशिश करेगा, निर्णय देगा, डिक्री पारित करेगा। ठीक, लेकिन नोट करके इस चीज को ध्यान से लिख लीजिएगा, आपके अधिनियम में भी है कि जो भी अशमनीय मामले होंगे, अशमनीय मामले मतलब जिसमें क्षमा व्यक्ति नहीं कर सकता, उन अशमनीय मामले में लोक अदालत की अधिकारिता नहीं होगी। क्लियर है? अशमनीय मामले में लोक अदालत की अधिकारिता नहीं होगी। अब यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं धारा 20, जो कि है लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान। ठीक, धारा 19 थोड़ा समझने वाला था, इसीलिए थोड़ा समय लेकर के इसको पढ़ाया, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं धारा 20, लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान। इसको हमको पढ़ना तो है, लेकिन लाइट कट चुका है और एसी हो चुका है बंद, तो ऐसी स्थिति में हम धारा 20 को अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि गर्मी लगता है इस रूम में। नमस्कार।